तो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज कंप्लीट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। अगर आपको स्लो लगे तो 1.5x पे आप देख सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, हम ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम हार्डली 2 दिन पे आ रहा है। सो क्विकली जस्ट रिवाइज करेंगे। यूजीसी नेट में लगभग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से 8 से 10 क्वेश्चंस हमें हर साल देखने को मिलते हैं। और सीयूटी पीजी का अगर हम देखें तो वेटेज पहले कम था। 2021 में 3, 2022 में 5, देन 11, देन 12, देन अगेन लास्ट 10 क्वेश्चंस अराउंड 10। ठीक है, सो इसका वेटेज बहुत बढ़ रहा है, तो यही मुझे लग रहा है ट्रेंड रहने वाला है। सो 10 से 12 क्वेश्चन इस साल भी हमें सीयूटी पीजी में देखने को मिलेंगे। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, पॉलिटिकल थियरी हो, आईआर हो, यहाँ के क्वेश्चन सब लोग सही करके आते हैं। ऐसे कुछ निगलेक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे सीपी को बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं। सो वहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वहीं पे हमें सही एक्यूरेसी अच्छी चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारी रैंक अच्छी हो जाएगी, स्कोर अच्छा आएगा। सो लेट स्टार्ट। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे हम करेंगे। पहले अप्रोचेस एंड मॉडल्स को इन ब्रीफ देखेंगे, उसके बाद डेप में देखेंगे पूरे सारे अप्रोचेस को। उसके बाद आपका ये सारा पॉलिटिकल कल्चर वगैरह, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच वगैरह सारे अप्रोचेस अच्छे से करेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ये सब करेंगे। उसके बाद डिपेंडेंस स्कूल, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये इन ब्रीफ देखेंगे। उसके बाद इलाइट थ्योरी एंड ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम एंड पॉलिटिकल रिजीम, सीयूटी पीजी के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार जो सब टॉपिक्स है ये आपके सिलेबस से सीधा सीधा आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिलेबस बता दूं, अगर यूजीसी नेट को अगर हम देखें तो सारे अप्रोचेस यहाँ पे कवर हो जाते हैं। कॉलोनियलिज्म, डीकॉलोनियलिज्म नहीं कवर होता इस लेक्चर में। नेशनलिज्म भी इस लेक्चर में कवर नहीं होता। ठीक है, स्टेट थ्योरी भी इस लेक्चर में कवर नहीं होगी। पॉलिटिकल रिजिम सारी कवर हो जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पे कवर नहीं होगा। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन भी यहाँ पे कवर नहीं होगा। डेवलपमेंट में अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्री, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद रूलिंग क्लास, पावर इलाइट्स, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। एक्टर्स एंड प्रोसेसेस में इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। इंटरेस्ट ग्रुप नहीं होगा। सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। तो लगभग नेट का इतना सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सीयूटीपीजी का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर, पार्टीज, इलेक्ट्रल सिस्टम, अप्रोचेस, मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिजिम्स, सब कवर हो जाएगा विथ पीवाईक्यूज। सो लेट स्टार्ट। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा डेप में नहीं जा रहा मैं। जो आपके एग्जाम के लिए वही बस बताऊंगा। जो मैं हाईलाइट करूँ, प्लीज़ ब्लैंक शीट्स लेके बैठो और बस जस्ट रब करते रहो। कि इससे क्या होगा ना कि आप पैसिवली नहीं देखोगे या डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे बीच में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस मतलब क्या? किसी भी डिसिप्लिन को स्टडी करने के लिए जो ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चलता आ रहा था, मतलब जो जस्ट स्टेट, गवर्नमेंट, लॉज, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे प्लेटो हो, प्लेटो ने 150 सॉरी एरिस्टोटल 158 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया, प्लेटो भी स्टेट के बारे में लिखता है। ठीक है, रिपब्लिक ऐसा हो वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से अगर पूरा देखें तो ये नॉर्मेटिव है, मतलब व्हाट आउट टू बी, और डिस्क्राइब करते हैं बस कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। लीगलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल लीगल प्रोसीजर्स के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे की थिंकर्स अगर देखेंगे तो सेंट ऑगस्टीन, सिटी ऑफ गॉड हो, थॉमस एक्विनास हो, निकोलो मैकियावेली हो, उसका प्रिंस जो था जिन बोदिन हो, हेगेल हो, ये सारे थिंकर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग सब डिसिप्लिन जैसे कि लीगल अप्रोच एक होता है जो प्राइमरीली लॉज, लीगल एंटिटीज को देखेगा, रूल ऑफ लॉ, सॉवर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। ठीक है, इसमें जेरेमी बेंथम आएंगे जिसका लीगल राइट पॉजिटिवली, मतलब जो पॉजिटिव थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। जॉन ऑस्टिन हो, मोनिस्टिक सॉवर्निटी का कंसेप्ट हो, हेनरी मैन हो, या एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ हो, ये सारे लीगल एस्पेक्ट में आएंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या करेगा? नाम ही है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, इसमें फिर जेम्स ब्राइस, हरमन फाइनर या ए एल लॉवेल, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, सो इनका एक बुक भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये आया था एग्जाम में। ठीक है, हरमन फैनर का भी थियरी, प्रैक्टिस एंड मॉडर्न गवर्नमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉवेल, कार्ल फेडरिक, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, ये बुक भी आया था यूजीसी नेट में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जिन वॉन्डेल ने या इन्होंने कहा था कि ब्रायस एंड लॉवेल वर द ट्रू फाउंडर्स ऑफ दिस नो कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड अप्रोच वगैरह। तो इसके बाद आते हैं मॉडर्न अप्रोच। इनको डिटेल में भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, हर एक अप्रोच को डिटेल में देखने वाले, यहाँ पे जस्ट ब्रीफ इवोल्यूशन देख रहे हैं डिसिप्लिन का। ठीक है, फिर सिस्टम अप्रोच आएगा। सिस्टम मतलब सिस्टम मतलब अलग अलग कैजुअलिटीज होती है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर। जैसे हमारा बॉडी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, हम खाते हैं तो हर एक ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा होता है, तो सारे ऑर्गन्स अगर सही से काम करते हैं तो ही बॉडी सही से फंक्शन करेगी। इस तरीके से सिस्टम में क्या करते हैं कि सिस्टम जैसा देखा है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है, सो ये बायोलॉजी एंड साइबरनेटिक्स से बोरो किया था। फादर ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी लुडविंग इनको कहा जाता है। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच जो है डेविड ईस्टन ने इसको डेवलप किया है विद इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, सो डेविड ईस्टन का द पॉलिटिकल सिस्टम में बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने डिफाइन किया था सिस्टम को, अथॉरिटी एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये आपके सीवीटी 2022 में भी ये डेफिनेशन आया था। ठीक है, सो एक ब्लैक बॉक्स मॉडल जिसमें एक एनवायरनमेंट होगा, इनपुट हो गए जिसमें डिमांड, सपोर्ट्स एक्सेट्रा, और फिर
उस जो भी डिमांड्स लोग पुट करेंगे इसके ऊपर सिस्टम जो है उसको कन्वर्ज करेगा विद इन ब्लैक बॉक्स। वो अंदर कैसे हो रहा है ये नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आउटपुट आएगा, जो भी डिसीजन सिस्टम लेगा, जो भी एक्शन सिस्टम करेगा, तो ये सारा यहाँ पे फीडबैक लूप जैसा ये बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो एक साइक्लिकल है, फिर से फीडबैक मिलेगा, फिर ये फीडबैक डिमांड जैसा काम करेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। डायनेमिक, ओपन, एडेप्टिव एंड साइक्लिकली पूरा प्रोसीजर। इसके ऊपर इसमें ज़्यादा डेप में नहीं दिया गया था। तो इसके बाद इसके ऊपर बिल्डअप किया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ने, आलमंड एंड पॉवेल ने, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि सारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोड्स हो। तो इसमें एक इनपुट फंक्शंस की वो बात करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो, रिक्रूटमेंट हो, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करना, एग्रीगेशन, सारे इंटरेस्ट को एक साथ इकट्ठा करना, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है। फिर इन सबको एज अ इनपुट काम करेंगे। फिर आउटपुट क्या आएगा, रूल मेकिंग जो लेजिस्लेशन करेगा, रूल एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूशन करेगा, रूल एडजुडिकेशन जो जुडिशरी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलेगा। तो जो इंस्टीट्यूशनलिज्म, अब ये मॉडर्न अप्रोच में क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनलिज्म को फिर से रिवाइज किया न्यू इंस्टीट्यूशनलिस्ट ने, ठीक है। सो 1980s में हमें ये देखने को मिलता है यूएसए में, ठीक है। तो इसमें कि ओल्ड जो था ना वो बस कि हाउ इंस्टीट्यूशन वर्क्स, फॉर्मल रूल्स, इनफॉर्मल रूल्स, यही बस कर रहे थे। लेकिन ये जो न्यू है ना कि कैसे ये इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं, कैसे ह्यूमंस भी इंस्टीट्यूशन को शेप करते हैं, तो दोनों तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जेम्स मार्च हो या जोहान ओल्सन हो, ये दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स यहाँ पे आ जाते हैं। नॉर्थ लेवी, रॉयस्टीन, ये भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, लेकिन ये दो एटलीस्ट सीयूटीपी के लिए दो इंपॉर्टेंट रहे, जेम्स मार्च एंड जॉन ओल्सन, ठीक है। तो इसमें द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स इन पॉलिटिकल लाइफ हो या रिडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह, दो बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें अलग अलग ब्रांचेस है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म हो, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म हो, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म हो। इतना डेप में अभी हम नहीं जा सकते इसमें, मतलब आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में, डिस्कसिव इंस्टीट्यूशनलिज्म हो, ठीक है। इसमें कुछ कुछ पीवाईक्यूज अगर देखेंगे तो सिस्टम अप्रोच किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो डेविड स्टन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके फादर मतलब किसको कहा जाता है, लुडविग जो थे जनरल सिस्टम थ्योरी के, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू डिफिनेशन किसने दिया है, ईस्टर्न ने दिया है, या आया है लगभग 2-3 एग्जाम में, ठीक है। फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, एक इनपुट फंक्शन है ना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। उसके बाद आउटपुट फंक्शन किसने अच्छे से तरीके से दिया, तो आलमंड पॉवेल, इन्होंने एक रूल मेकिंग, मतलब इनका एक आउटपुट फंक्शन है रूल मेकिंग, ठीक है। रूल एग्जीक्यूशन हो, रूल का एडजुडिकेशन हो, ठीक है। सो सिस्टम एनालिसिस किसने सही से डेवलप किया है, तो ये डेविड ईस्टन फिर से आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं, मॉडर्न अप्रोचेस कौन से, ट्रेडिशनल अप्रोचेस कौन से, वगैरह वगैरह। अब थोड़ा इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो हमने जस्ट एक इन ब्रीफ देखा था, अब इन डिटेल देखते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस मतलब क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में वर्ल्ड वॉर 2 तक ये लगभग डोमिनेट कर रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इनका जो मेन फोकस था स्टेट का स्टडी करना, गवर्नमेंट्स का स्टडी करना, लॉ का स्टडी करना, ठीक है। सो इसमें एक वैल्यू लीडन था, वैल्यू के ऊपर फोकस था, व्हाट आउट टू बी रेदर देन व्हाट इज, ठीक है। देन ये प्रिस्क्रिप्टिव भी थे, प्रिस्क्राइब कर रहे थे कि ये करना चाहिए, आइडियल सिचुएशन ये होना चाहिए, जैसे प्लेटो प्रिस्क्राइब करता है फिलोसोफर किंग होना चाहिए, वगैरह वगैरह, उस तरीके से, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स प्रिस्क्राइब करता है कि क्या करना चाहिए, वैसे उस तरीके से। डिडक्टिव भी थे कि ओपन स्टार्ट्स विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड देन गो टू द स्पेसिफिक। स्टैटिक भी थे, स्टेबल कैसे सिस्टम रहे, स्टेबल स्ट्रक्चर्स, ऐसे डायनामिक चीज़ों का इतना स्टडी नहीं कर रहे थे। यूरोसेंट्रिक भी थे, हेवीली फोकस्ड ऑन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ही था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। फिर आता है नॉर्मेटिव एंड फिलोसॉफिकल अप्रोच। नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स, व्हाट आउट टू बी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। फिलोसॉफी, ठीक है। सो मोस्टली फंडामेंटल गोल्स क्या होने चाहिए पॉलिटिकल लाइफ्स के, कि जैसे यूडोमिनिया वगैरह वगैरह ये सब। तो आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए, गुड सोसाइटी क्या होनी चाहिए। तो एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो, डिडक्टिव लॉजिक हो, स्पेकुलेटिव, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इमेजिन करना, स्टेट ऑफ नेचर ऐसा है, ओरिजिनल ओरिजिनल पोजीशन वगैरह, ये सब रॉल्स वगैरह ये सब करते हैं ना, यहाँ पे आएगा सारा। तो ये भी प्रिस्क्रिप्टिव है, आइडियलिस्टिक है, ठीक है। साइंटिफिक इतना इंपेरिकल वगैरह नहीं है, ठीक है। इसमें प्लेटो, एरिस्टोटल आएंगे, रूसो, हेगल, कांट, लियो स्ट्रॉस, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इजाबेलिन भी, जैसे कि टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी वगैरह, यहाँ पे सब फिलोसॉफिकल सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद आएगा हिस्टोरिकल अप्रोच। तो मतलब हिस्टोरिकल ट्रेसिंग किया जा रहा है कि कैसे सिस्टम आगे बढ़ा है। जैसे कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हमें देखने को मिलता है ना, सारे अलग अलग स्टेजेस में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो हिस्ट्री का स्टडी एक जीनियोलॉजिकल, एक टाइम प्रोसेस का स्टडी करते हैं लोग, ठीक है। तो कॉजल एनालिसिस देखते हैं थ्रू टाइम। एक डिस्क्रिप्टिव भी है कि कैसे चीज़ें हो रही है, इसको डिस्क्राइब करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, पूरा इवोल्यूशन का स्टडी करना, उसका ग्रोथ, उसका पूरा सिस्टम, ठीक है। तो इसमें अलग अलग देखेंगे तो मैकियावेली का प्रिंस आएगा, जैसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल वो देता है रोम वगैरह इसका, ठीक है। टेरास्कोपकली सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर यहाँ पे है, उनका स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन हो या जो फ्रेंच, रशियन, चाइनीज रिवोल्यूशंस का उन्होंने स्टडी किया था, और उसके सारे कैजुअल पैटर्न्स को अच्छे से एनालाइज किया था। ये रीडिंग हमें था, ठीक है, जेएनयू में ये था। उसके बाद जॉर्ज सबाइन हो,
हाँ ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि हिस्टोरिकल एनालिसिस किया है पूरा पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई है। हेगेल, मार्क्स वो जो हिस्टोरिकल डायलेक्टिक मेथड का यूज़ करते हैं, लास्की, हॉब्स, लॉक, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो फोकस है इवोल्यूशनरी, जीनोलॉजिकल, ठीक है, ये सब आ जाएगा इसमें। तो फोकस जो है वैल्यू, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, मेथड डिडक्टिव, स्पेकुलेटिव, हिस्टोरिकल है। ठीक है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अच्छे से देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में फॉर्मल स्ट्रक्चर, रूल्स, मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, ये सब फोकस किया है। फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस किया, जैसे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो। ठीक है, सो स्टेट रेदर देन पॉलिटिक्स। ठीक है, इस स्टेट का ज़्यादा स्टडी है इसमें इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद इसका जो अगर अर्ली पीरियड देखें तो अरिस्टोटल पायोनियर कहा जाएगा। ओल्डेस्ट कंपेरेटिव स्टडी किया था 158 कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि कैसे वो एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी, डेमोक्रेसी, इनको कैसे डिवाइड करता है, किसका परवर्टेड फॉर्म क्या है, किसका अच्छा फॉर्म क्या है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, आ सकता है फिर से। देन गोल्डन एरा इसको कहेंगे, 19th सेंचुरी से अर्ली 20 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कंपेरेटिव गवर्नमेंट एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व होता गया। जेम्स ब्राइस, लॉवेल या ऑस्ट्रोगोर्स्की, इसको मुझे प्रोनाउंस भी नहीं करना आ रहा है, पता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे थिंकर्स यहाँ पे आते हैं। जीन ब्लॉन्डेल हो, जिनका एक ऑब्जर्वेशन था कि ये सब हमने देख लिया। ठीक है, ये रियल फाउंडर्स ये है वगैरह वगैरह। तो अब इसमें लीगलिस्टिक है, फॉर्मल है, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, नॉर्मेटिव है, स्टैटिक है, ये सब हमने अच्छे से डिस्कस किया था ऊपर ही जब कर रहे थे। जेम्स ब्राइस की इंपॉर्टेंट बुक्स देख लो, ये बुक आया था। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो इस तरीके से द अमेरिकन कॉमनवेल्थ वगैरह, लॉवेल का बुक ये हमने देखा हुआ है पहले ही। पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर गवर्नमेंट, ये बुक भी आ गया था अब एग्जाम में यूजीसी नेट में। ठीक है, तो ये बुक्स थोड़ा बहुत देख लेना, ज़्यादा बुक्स नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, सीयूटी पीजी में नहीं आएंगे, लेकिन यूजीसी नेट में बहुत सारे बुक्स आते हैं। ठीक है, बट मॉरिस दरवेजा का पॉलिटिकल पार्टीज हो, वेबर के बुक्स आते रहते हैं, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी वगैरह, ये बुक्स, ये टॉकवेल का बुक आता है सीयूटी पीजी में भी 2-3 बार आ चुका है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ठीक है, तो ये सब इसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस में आएंगे। सार्वत्रिक का पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, ये सारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आएगा। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म है कि ये इथनोसेंट्रिक है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमन या इसको ज़्यादा फोकस किया है, यूरोसेंट्रिक भी है, प्रिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव है, हाइपर फैक्चुअलिज्म वगैरह भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। सो मॉडर्न डेमोक्रेसी किसका है, ब्राइस का है, ये बुक आया था। पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर गवर्नमेंट, लॉवेल का ये बुक भी आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, कार्ल फ्रेडरिक का ये बुक भी पूछा जा चुका था। ठीक है, सो फाउंडर्स कौन है, ब्राइस एंड लॉवेल है। ओल्डेस्ट कंपेरेटिव स्कूल जैसे एरिस्टोटल का सबसे इंपॉर्टेंट फादर माना जाएगा। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब आते हैं मॉडर्न अप्रोचेस में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। तो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी दोनों को क्लब किया हुआ है। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी एक सॉर्ट ऑफ मेथोडोलॉजी है, ये इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, स्टेट एंड इकोनॉमी, मार्केट। ठीक है, तो ये रिजेक्ट रिजेक्ट करते, जो सेपरेट किया जा रहा था ना इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स को, इसको रिजेक्ट करते हैं लोग, बोलते हैं नहीं, दोनों को एक करके पढ़ना चाहिए। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ एक डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसके इंटेलेक्चुअल रूट्स को देखो तो एडम स्मिथ, इनका बुक फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है। इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, बुक याद रखो इनका। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी याद रखो। ठीक है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इन्होंने दी। थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड भी इन्होंने दी, जो मार्केट डिमांड, ये सब क्वेश्चन आता रहता है आपके एग्जाम में। लेजिस फेयर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिकॉर्डो, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, इससे भी कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस हुए थे। लेकिन कार्ल मार्क्स के क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हो या इंगल्स का योगदान हो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो, ये सब यहाँ पे आएगा। लेनिन भी इंपॉर्टेंट है, लेनिन का इंपीरियलिज्म, द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म हो, मोनोपोली कैपिटलिज्म, ये सब यहाँ पे आ जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी में। ठीक है, सो अदर कुछ कुछ मेजर स्कूल्स, मतलब इसमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, डिपेंडेंस स्कूल है, इसको बाद में बहुत अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी मतलब कैसे मॉडर्नाइजेशन होता गया है, थर्ड वर्ल्ड, न्यूली इंडिपेंडेंट थर्ड वर्ल्ड का स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि पहले सारा यूरोप के ऊपर फोकस था सारा। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर फोकस था। तो कैसे फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होता गया है, डेमोक्रेसी कैसे आती गई है। ठीक है, इस तरीके का स्टडी करते हैं। इसमें डब्ल्यू रॉस्टो इंपॉर्टेंट स्कॉलर बन जाते हैं। इन्होंने अलग अलग स्टेजेस में देखा है डेवलपमेंट को, एक 5 स्टेजेस करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की कोई भी 5 स्टेजेस होते हैं, इसको प्रीवियस नेट में भी पूछा गया था। सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है। देन प्री कंडीशन, मतलब एक टेक ऑफ होगा। ठीक है, राइज ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जरूरी है, मतलब एक प्री कंडीशन से टेक ऑफ के लिए। फिर टेक ऑफ हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, रैपिड ग्रोथ होगा। देन ड्राइव टू मैच्योरिटी, मतलब जब ये सब हो जाएगा, रैपिड ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो एक मैच्योरिटी का फेज आएगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा पूरे इकोनॉमी में। और फिर एंड में आ जाएगा हाई मास कंजम्पशन, कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी, जैसे कि अभी हम अमेरिका में देखते हैं, यूके में देखते हैं, तो हाई मतलब कंजम्पशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, तो ये एंड में आएगा। ठीक है, डिपेंडेंसी स्कूल इकला, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से इवॉल्व होता है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का ये क्रिटिसाइज करते हैं, एज ए क्रिटिक इमर्ज हुआ है इसका। ठीक है, तो कोर आर्गुमेंट क्या है, अंडर डेवलपमेंट इज नॉट अ नेचुरल स्टेज, मतलब ये एक नेचुरल स्टेज नहीं है, ये एक्चुअली हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ये क्रिएट किया है ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम ने, हमें ऐसा बनाया, हमें एक्सप्लॉइट किया, इसलिए हम गरीब रह गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा आता है। तो एंड्रे गुटर फ्रैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट इनका बुक था। ठीक है, समीर अमीन, थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज, इनका भी एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल वगैरह, ये सब बुक इंपॉर्टेंट है। देन सैंटोस, न्यू डिपेंडेंसी की बात करते हैं। ठीक है, देन कार्डोसो हो या डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट,
देन पॉल बरन, पॉल स्विजे, ये सब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो उसके बाद हैंसिंगर, रॉल प्रेस्जिच, देन इमानुएल वॉलस्टीन यहाँ पे आएगा। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये कोर सेमी पेरीफेरी आपके ऊपर एग्जाम में आया था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखना है आपको, रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ये ज़्यादा जरूरी मुझे लग नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे पूरा समरी दिया हुआ है कि मॉडर्नाइजेशन डिपेंडेंसी थ्योरी का, यह भी इतना जरूरी नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच देखते हैं अच्छे से। सो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का अगर हम देखें तो इसमें सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स दोनों को सॉर्ट ऑफ क्लब किया हुआ है, ठीक है। पॉलिटिक्स स्टेट और सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है। सो पॉलिटिक्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस कैसे पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कास्ट हो, रिलीजन हो, ये भी मैटर करता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। और पॉलिटिक्स भी शेप करता है कास्ट को, रिलीजन को, तो इस तरीके से ये रिलेशन देखा जाता है, ठीक है। तो सोसाइटी सेंट्रिक सोशियोलॉजी थी, उसको कैसे सोशल स्ट्रक्चर, क्लास, कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी, ये इतनी पॉलिटिक्स वगैरह ये सब होता है ना, तो इस तरीके दोनों के बीच का रिलेशन, तो यहाँ पे पॉलिटिकल बिहेवियर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटिकल कल्चर, सोशलाइजेशन, पार्टिसिपेशन, इलिट्स कैसे काम करते, तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके इंटेलेक्चुअल रूट्स देखेंगे तो फिर से कार्ल मार्क्स, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, उनका जो पूरा अप्रोच था, बुर्जुआजी, प्रोलेटेरिएट, यहाँ पे जाना पड़ेगा, सुपर स्ट्रक्चर, बेस, ये सब यहाँ पे इसके रूट्स मिल जाते हैं। देन मैक्स वेबर, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी के इन्होंने जो ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक, लीगल, रैशनल, ये सब जब लिखा तो ये सोसाइटी का ही एनालिसिस किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इमाइल दरखीम हो, परेटो, मॉस्का, इलिटिस थ्योरीज जो भी है, सो एवरी सोसाइटी कैसे डिवाइड होती है, कुछ इलिट्स होते हैं और कुछ कैसे मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना, तो इस पूरी सोसाइटी का स्टडी करते हैं, तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें पॉलिटिकल कल्चर वगैरह, गैब्रियल आलमंड, सिडनी वर्बा, ये सब भी यहाँ पे आएंगे। सिविक कल्चर, इसको हम बहुत अच्छे से बाद में देखेंगे जब पॉलिटिकल कल्चर अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो इन्होंने पैरोकियल, मतलब जहाँ पे जीरो अवेयरनेस है स्टेट के बारे में, जैसे रिमोट ट्राइब्स, अंडमान निकोबार, यहाँ पे जाएंगे तो इतना कुछ स्टेट वगैरह कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट, जिसमें सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ गवर्नमेंट बट आर पैसिव ओबीडियंट, ठीक है, जिसमें डिक्टेटोरियल रीजन्स में ये होता है, ठीक है। और तीसरा होता है पार्टिसिपेंट, जिसमें सिटीजन एक्टिव भी है, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, ये सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आइडियल डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए, एक सिविक कल्चर होना चाहिए जहाँ पे मिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट एंड सब्जेक्ट दोनों के बीच में मिक्स होना चाहिए। ऐसे भी हाइपर पार्टिसिपेशन भी अच्छा नहीं है, इस तरीके से वो लिखते हैं, ठीक है। सो उसके बाद पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसमें फैमिली, स्कूल, मीडिया, पीयर ग्रुप्स, ये सब कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिडनी वर्बा, नॉर्मन नाय, ये सब पार्टिसिपेशन इन अमेरिका, ये बुक इनका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मैक्स वेबर को हमने अच्छे से देखा, ये ट्रेडिशनल कैरिस्मेटिक, ये सब मतलब मुझे अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका ये अच्छा एरिया है, ये पता होता है सबको, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन डेमोक्रेसी में एस एम लिपसेट, पॉलिटिकल मैन, इनका बुक आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। सो जितना वेल टू डू सोसाइटी होगी, जितनी रीच होगी, वहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा सस्टेन करेगी, ऐसे कहा जाता है, ये डोमिनेटली ऐसे देखा जाता था। लेकिन इंडिया के एग्जाम्पल से सब लोग ऐसे शॉक हो गए कि इंडिया में तो वेल टू डू नहीं है इतनी सोसाइटी, लेकिन तो भी डेमोक्रेसी सस्टेन की, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं। बैरिंगटन मूर, इनका भी ये सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, या वाई टेड गुड का भी एक है कि वाई नेशन या वाई मेन रिबेल एक्सेट्रा, तो ये बुक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो मैक्स वेबर का हमने ये बुक देखे, पॉलिटिक्स एज वोकेशन वगैरह, एस एम लिपसेट का पॉलिटिकल मैन, ठीक है। सी राइट मिल्स का पावर इलाइट हो, रॉबर्ट पुटनम का बॉलिंग अलोन या मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क हो, थेडा स्कॉपकर का स्टेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशन हो, टी एच मार्शल का सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास हो, मिशेल का पॉलिटिकल पार्टीज हो, यहाँ पे आयरन लॉ की बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। पॉलिटिकल मैन, एस एम लिपसेट, ये सब हमने देख लिया अभी, चलो, ठीक है। देन अभी देखते हैं अच्छे से पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच क्या है। सो पॉलिटिकल कल्चर क्या है कि बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, एजम्पशंस, ये कैसे गवर्नमेंट्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक लाइफ को शेप करते हैं, और कैसे इंटर्न दोनों भी एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इट स्टडीज साइकोलॉजिकल एंड सब्जेक्टिव डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें पॉलिटिकल बिलीव्स आएंगी, वैल्यूज आएंगी, पॉलिटिकल सिंबल्स, पॉलिटिकल एक्शंस, ओरिएंटेशंस, कैसे रिलीजन को प्रोवोक किया जाता है, कैसे कास्ट को प्रोवोक किया जाता है, ठीक है। तो इस अलग अलग बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो गैब्रियल आलमन, इन्होंने टर्म कॉइन किया था, ठीक है। सो इसमें अगर देखें हम, ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपके लिए, रॉबिन्सन प्रिंसिपल वगैरह, ये ज़्यादा मुझे इतना लग नहीं रहा है यूजी सीयूटी पीजी के लिए, ठीक है। सो गैब्रियल आलमन एंड सिडनी वर्बा, इनका सिविक कल्चर बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिविक कल्चर बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है ये बुक, ठीक है। इसमें कौन से 5 कंट्रीज थे, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, वेस्ट जर्मनी, इटली एंड मेक्सिको, इन 5 कंट्रीज का इन्होंने स्टडी किया था, और सबसे आइडियल इनको लगा था यूके का कल्चर जो है, ठीक है। सो फाइव नेशन का स्टडी 1959 1960 के अराउंड ये सब स्टडी किया गया था, ठीक है। सो इसमें
पॉलिटिकल सिस्टम को 3 वेज में देखा गया है। एक तो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, जिसमें नॉलेज अवेयरनेस कैसा है लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। अफेक्टिव ओरिएंटेशन, जैसे फीलिंग्स इमोशनल अटैचमेंट क्या है। और इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन, जजमेंट ओपिनियंस कैसे है लोगों के। ठीक है। सो 3 आइडियल सिस्टम्स में देखा गया था। एक होता है पैरोकियल, जहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होता है, नो अवेयरनेस, स्टेट के बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं, क्या एक्सपेक्टेशंस भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मैक्सिको में देखा इन्होंने ये। जैसे आजकल अगर देखें तो उगांडा, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे यही देखने को मिलता है हमें। ठीक है। पैरोकियल, जीरो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं स्टेट से। देन होता है सब्जेक्ट, मतलब 50% पैसिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है। मतलब अवेयरनेस तो है कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, आउटपुट्स, लॉज वगैरह, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करती डेमोक्रेसी में। वोटिंग डिसेंट इतना नहीं होता है। ठीक है। जैसे अभी इटली में देखा जाता है, मतलब तब तब इटली में या वेस्ट जर्मनी में देखा गया। आज अगर देखें हम तो चाइना या एस्ट वाले यूएसएसआर, जो कम्युनिस्ट कुछ कुछ कंट्रीज है, वहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा होता है पार्टिसिपेशन, जहाँ पे 100% लोग सारे एक्टिव होते हैं, हाई अवेयरनेस होता है, हाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है। जैसे उस टाइम पे यूएसए यूके में देखा गया। आज अगर हम स्विट्जरलैंड, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, स्वीडन यहाँ पे देखें तो। लेकिन ऐसे ना तीनों में ही डिवाइड नहीं कर सकते सब। अभी जो मेजरली जो कंट्रीज है सारे मिक्स है, तीनों का मिक्स होता है। ठीक है। किसी एक कंट्री एकदम हाई लेवल पे नहीं होगी, जैसे इंडिया का ही लेंगे तो कुछ कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज का स्टेट से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है ना, वो पार्टिसिपेट करते, तो वहाँ पे हमें सब ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से मिक्सचर है सारा। ठीक है। सो इन्होंने आइडल जो उनको दिखा था यूनाइटेड किंगडम में दिखा था। ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल कल्चर के 5 डायमेंशंस की वो बात करते हैं, जिसमें सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी हो, एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एज अ पार्टिसिपेंट हो, एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलो सिटीजन, एक ट्रस्ट हो वहाँ पे, सोशल कैपिटल डेवलप हो। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस हो, गवर्नमेंट आउटपुट क्या क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए, एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, ये पूरा सिस्टम का नॉलेज हो। ठीक है। ये सब यहाँ पे आ जाएगा। इसमें लुसिन पाई भी आ जाएंगे। उसके बाद रॉबर्ट डहालिन का जो पॉलियार्की वगैरह, ये सब पूरा कंसेप्ट है। ठीक है। उसके बाद टॉलकॉट पार्सन्स भी इंपॉर्टेंट थिंकर है। रजनी कोटारियो जो इंडिया में इसका पूरा स्टडी किया था ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो ये सब यही पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच का ही सॉर्ट ऑफ इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है। सो इसमें और क्या। हम्म, सो नेक्स्ट बिहेवियरल अप्रोच। तो बिहेवियरल, ये डेविड स्टन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। सो बिहेवियरल मतलब पूरा इंप्रेसिज्म लेके आना है। पहले जो फोकस था अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशंस, रूल्स, फॉर्मल फॉर्मल चीज़ों के ऊपर फोकस था। लेकिन यहाँ पे फिर से कि भाई इंस्टीट्यूशन में कौन है, लोग हैं, तो फिर से लोगों के ऊपर, पीपल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है। तो पूरा ये जो फोकस है वो सिस्टमेटिक इंडिविजुअल बिहेवियर। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डेप में नहीं जा रहा, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसके लेक्चर्स भी क्रैश कोर्स में हमने किए थे। ठीक है। सो शिफ्ट किया है पूरा फोकस पॉलिटिकल प्रोसेसेस, स्टेट गवर्नमेंट से पॉलिटिकल बिहेवियर की तरफ। सो पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, पहले स्टेट एंड गवर्नमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। ठीक है। सो इंपेरिकल मतलब ऑब्जर्वेशन हो, क्वांटिफिकेशन हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इसके ऊपर पूरा ज़्यादा सिस्टमेटिक कलेक्शन, सर्वेज वगैरह, ये सब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है। इसका जो ओरिजिन है शिकागो स्कूल में देखा जाता है हमें, इस मिलता है, जिसमें चार्ल्स मेरियम हो, जिनको फादर इंटेलेक्चुअल गॉड फादर बोला जाता है, ग्रैहम वेलाज हो, ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स इनका इंपॉर्टेंट बुक था, आर्थर बेटले हो, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये इंटेलेक्चुअल रूट्स मिलते हैं। ठीक है। सो इम्प्रेसिज्म, पॉजिटिविज्म, वैल्यू, फैक्ट, इन दोनों में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू न्यूट्रल रहना है, इंटरडिसिप्लिनरी हो, अलग अलग डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से बोरो करना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सो डेविड स्टन इंपॉर्टेंट है, इनके 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स, जिसमें रेगुलरिटीज़ हो, वेरिफिकेशन करना है, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे सर्वे, सैम्पलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वांटिफिकेशन बहुत ज़्यादा, डाटा जो है वो मेजर करना आना चाहिए वगैरह, उसको वेरीफाई करने आना चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, वैल्यूज़ को दूर रखना है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन चाहिए। ठीक है। सिस्टमाइजेशन हो, रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक। ठीक है। प्योर साइंस, गोल्स इज टू प्रोड्यूस थियोरेटिकल नॉलेज प्रोड्यूस करना है, तो प्योर साइंस होना चाहिए। और इंटीग्रेशन, सो पॉलिटिकल साइंस शुड बी इंटीग्रेट विद सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इनके साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। लेकिन इससे क्या हो रहा था कि आपको भी पता है कि प्योर वैल्यू और ये डाइकोटोमी काम नहीं कर सकते, क्योंकि पावर आपको जस्ट बता नहीं सकते ना कि पॉवर्टी है, भाई पॉवर्टी को दूर भी तो करना है, तो आपको कुछ प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा पॉलिसीज। ठीक है। आप जस्ट नहीं बता सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर भी करना है ना, तो कुछ लेके आना पड़ेगा ना सोल्यूशन। तो जस्ट डिस्क्रिप्शन करके, एक्सप्लेनेशन करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे वैल्यूज वगैरह सब पोस्ट बिहेवियरलिज्म में वैल्यूज वगैरह सब फिर से आ जाता है। ठीक है। लेट 1960 1970 में इसका इमर्जेंस। तो रिवोल्यूशन विद इन रिवोल्यूशन ऐसे कहा गया, डेविड स्टन ने खुद ही कहा इसको। रिलेवेंस एंड एक्शन के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। सो फ्रॉम प्योर साइंस टू अप्लाइड साइंस, तो एप्लीकेशन भी होना चाहिए। और वैल्यू न्यूट्रलिटी टू वैल्यू लेडम, फिर से वैल्यू लेके आ गए। तो इसमें क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म देखने को मिलता है, मतलब पॉजिटिविज्म मतलब जो रिजिड स्टेटस को था ना, बायस था जो बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट, या जो इंप्रेसिज्म हो, जस्ट क्वांटिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर ही फोकस करना, ये सब इसको थोड़ा रिजेक्ट कर दिया। फैक्ट वैल्यू का सिंथेसिस दोनों भी जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट में देखना है, पॉलिसी का रिलेवेंस भी होना चाहिए, सोसाइटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है हमें। ठीक है। एक होलिस्टिक अप्रोच है ये। इट्स बेटर टू बी वेग देन इरिलेवेंट, ये भी इस ने कहा था कि वेग होना सही है भाई, लेकिन अगर जस्ट फैक्ट्स की बात करते रहेंगे तो कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स नहीं दूर कर पाएंगे सोसाइटी की।
ठीक है। सो क्रीड ऑफ रिलेवेंस, डेविड ईस्टन के ये 7 पॉइंट्स, अब ये डेविड ईस्टन है, इनके याद रखो। सब्सटेंस ओवर टेक्निक्स हो, चेंज ओरिएंटेशन हो, सोशल चेंज लेके आना है, ठीक है। ब्रूट रियलिटी, फैक्ट वैल्यू सिंथेसिस, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, एक्शन ओरिएंटेशन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन। सो एक्टर्स है जो सोशल चेंज, मतलब जस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मतलब जस्ट आइवरी टावर में बैठ के आर्मचेयर एकेडमिक्स नहीं बन सकते, आपको जाना है, ग्राउंड पे जाना है, एक सोशल चेंज लेके आना है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म का कंपैरिजन दिया है, ये सब अभी मतलब आप खुद से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या ये शेयर भी कर दूंगा मैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सिस्टम अप्रोच को और सही से देखेंगे हम तो ये सब हमने स्टार्टिंग में ऊपर देखा ही था, इसका पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, एथॉरिटी एलोकेशन वैल्यूज, ये भी सब हमने ऊपर देखा था, ब्लैक बॉक्स मॉडल लिस्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो डिमांड्स है, सपोर्ट्स है, इनपुट है, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड सपोर्ट्स के ऊपर अंदर प्रोसेस हो रहा है पूरा, और यहाँ पे कुछ डिसीजन आ रहे हैं, वो डिसीजन एज ए फीडबैक काम कर रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम है, इसकी कोई लेकिन एनवायरमेंट नहीं देखने को मिलती है। जो बाद में इसके ऊपर बिल्ड करा जाएगा तो इसकी एक बाउंड्री डिफाइन कर जाएंगी, ठीक है। अगर हम बाद में ईस्टर्न का जो कंपोनेंट्स देखेंगे तो इनपुट्स है कुछ कुछ, डिमांड्स एंड सपोर्ट्स, ये इनपुट्स है। डिमांड्स में एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होना चाहिए, सब रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन, ये वोटिंग वगैरह, होल्ड ऑफिस, ये सब यहाँ पे आएगा। सपोर्ट में मटेरियल सपोर्ट हो, ऑबिडेंस हो, लोग मान रहे हैं आपके लॉज को वगैरह, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो ये सारा यहाँ पे सपोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक गेट कीपिंग वगैरह, कन्वर्जन प्रोसेस वगैरह सब इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है अभी। कुछ कुछ आउटपुट्स है, जैसे कि ईस्टर्न ने 4 आउटपुट्स मतलब कैटेगरीज में किया था। एक्सट्रैक्शंस हो, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, जो लॉज वगैरह स्टेट लेके आता है, अलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज, ऑनर्स, स्टेट्यूज, सब्सिडीज एक्सेट्रा सब्सिडीज वगैरह। सिम्बॉलिक आउटपुट्स भी कुछ कुछ होते हैं, ऑनर्स वगैरह, वैल्यूज एक्सेट्रा। तो ये सारा यहाँ पे आ जाता है। फीडबैक भी है, जो भी स्टेट डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर लोग फीडबैक देते हैं, रजिस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, या कुछ और मांगते हैं, चेंजेस मांगते हैं, ठीक है। तो ये सारा ये साइकिल की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मॉर्टन कापलान हो, ये सब भी इसको आईआर में लेके गए, इस सिस्टम अप्रोच को। कार्ल ड्यूशो, उनका कम्युनिकेशन एक्शन एक्सेट्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेविड एप्टर, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस। आलमंड को अच्छे से देखेंगे कि पूरा बात का जो थ्योरी है वो आलमंड का ही पूरा डेवलप किया हुआ है, ठीक है। सो फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन हो, ये सब हमने पीवाई को शायद ऊपर देखे थे, ठीक है। ये अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी हमने स्टार्टिंग का सारा ऊपर देखा था, ठीक है। सो इसके इंटेलेक्चुअल रूट्स हमें गैब्रियल एलमन, टॉलकॉट पार्सन, इनमें मिलते हैं, ठीक है। सो मैक्स वेबर से, टॉलकॉट पार्सन से इंस्पायर होकर गैब्रियल एलमन ने थ्योरी डेवलप की है, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, ये इंपॉर्टेंट बुक है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। अब यहाँ पे देखो, आपको एक बॉर्डर मिलेगी, एक एनवायरमेंट मिलेगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से किया है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो, इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो, इतना डेप्थ में ईस्टर्न नहीं लिखता है जितना आलमंड लिखता है। तो ये इनपुट्स है 4, 3 आउटपुट्स है इसके, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा लूप जैसा ये काम करता है, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिव है, इंटरडिपेंडेंस है, बाउंड्रीज है जो पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। सो यूनिवर्सलिटी है, मतलब पूरे वर्ल्ड ओवर यही सिस्टम हमें देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। हर एक डोमेन में यही सिस्टम हो जाए, मल्टीफंक्शनल है, कल्चरली मिक्स्ड कैरेक्टर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इतना भी जरूरी नहीं है। इसको कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, अब इतना डेप में आपके लिए एग्जाम में नहीं आएगा। ये थियरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा सही है, जिसको नहीं पता है कुछ भी। अब क्विक रिवीजन में हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते कि भाई हर एक चीज़ में हम देखने लगे कि क्या क्या है, ठीक है। सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आलमंड, पॉवेल, ये सब, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर वगैरह, ये भी जरूरी नहीं है आपके लिए अभी। इंडिया में रजनी कोठारी, डब्ल्यू.एच. मॉरिस जोन्स, इन्होंने इसको अप्लाई किया था, ठीक है। फ्रेडरिक्स भी हमें देखने को मिलता है, जो उसका प्रिज्मेटिक सोसाइटी वाला सारा पूरा एनालिसिस है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्रैश कोर्स के लेक्चर में। सो इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये सारे इनपुट्स होंगे। आउटपुट में क्या क्या आएगा, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच गैब्रियल आलमंड एंड पॉवेल का है। आलमंड को किसने इन्फ्लुएंस किया था, मैक्स वेबर, टॉलकॉट पार्सन ने, ठीक है। सो डिफरेंस क्या है ईस्टर्न आलमंड में, कि फीडबैक वाला सिस्टम इतना ईस्टर्न में नहीं था जो हमें आलमंड के इसमें देखता है, एनवायरमेंट, बाउंड्री, फीडबैक, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनलिज्म तो पहले था, लेकिन अभी बाद में वो सब उसका कोलैप्स हो गया ना, जब ये बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म सारा स्कूल वगैरह आ गया, तो इसको फिर से रिवाइज किया है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इसको हम बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने इसको फिर से रिवाइज किया, ब्रिंगिंग स्टेट बैक इन थेडास्कोप कॉल बोलती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा फिर से फोकस किया
मतलब ओल्ड जो था वो जस्ट फॉर्मल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैटिक डिस्क्रिप्शन पे फोकस था, हाइपर फैक्चुअलिज्म वगैरह। न्यू में फोकस है कि डायनामिक इंटरेक्शन है, दोनों के बीच का इंटरेक्शन, इंस्टीट्यूशन कैसे इंडिविजुअल को शेप करते हैं, इंडिविजुअल्स कैसे इंस्टीट्यूशन को शेप करते हैं, तो दोनों तरीके से। इसमें इनफॉर्मल रूल्स, नॉर्म्स, हाउ इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रेन और इनेबल बिहेवियर, तो इस तरीके से इसका स्टडी किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है जेम्स मार्च एंड जॉन ओल्सन, ठीक है, दो स्कॉलर इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखो बस, ठीक है। सो इनका बुक भी देखो, द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्कूल्स है, रैशनल चॉइस, इंस्टीट्यूशनलिज्म, इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है कि लॉजिक ऑफ कैलकुलेशन, कैसे हर एक डिसीजन एक कैलकुलेटिव डिसीजन होता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स आर रैशनल एक्टर्स, उनको पता है कि सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, वो मैक्सिमाइज करेंगे खुद का सेल्फ इंटरेस्ट यूटिलिटी, तो इसके तरीके से इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आता है। इसमें डॉगलस नॉर्थ हो, ये सब इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है। इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आता है, लॉजिक ऑफ पाथ डिपेंडेंसी, बस वर्ड याद रखो, इतना ही आएगा एग्जाम में। अभी ये क्या है इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपके लिए, ठीक है। सो एक सर्टन पाथ पे कंट्री जाएगी, इसका एक एंड डिसाइडेड होगा पूरा, ये सब भी अलग तरीके से इसमें जाते हैं, ठीक है। इसमें थेडास्कोप कॉल हो या ये सब थिंकर्स आ जाते हैं। सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएटनेस, बस इतने कीवर्ड्स याद रखो। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस का कि इसमें क्या होना चाहिए वगैरह, कल्चरल सिस्टम में कैसे इंस्टीट्यूशन काम करेगा वगैरह, मॉरल टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट करेगा वगैरह, ये सब यहाँ पे आएगा। डिस्कर्सिव इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है, लॉजिक ऑफ कम्युनिकेशन कि रोल ऑफ आइडियाज डिस्कोर्सेस, इसके ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे स्कॉलर्स आ जाएंगे। तो इसका क्रिटिसिज्म वगैरह ये सब मुझे लगता नहीं आपके लिए अभी इतना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये यहाँ पे कंपेरेटिव चार्ट में सारा दिया हुआ है। अब देखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। सो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स ट्रांजिशन, सोसाइटी का ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, एग्रेरिएट मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी, एग्रेरियन हो, रूरल हो, स्टैटिक हो, वहाँ से मॉडर्न इंडस्ट्रियल अर्बन डायनामिक सोसाइटी, ये ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। तो एक वो बोलते हैं कि एक यूनिलाइनियर पाथ है, एक फिक्स्ड पाथ है डेवलपमेंट का, वो कैसे है, तो वो उस तरीके से वो यूरोप यूएसए का स्टडी करके एक थ्योरी डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक वेस्टर्नाइजेशन का एक कंसेप्ट है, लेकिन ये इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि डेवलपमेंट को वेस्टर्नाइजेशन की तरह वो इक्वेट कर रहे हैं ना, यहाँ से दिक्कत आ रही है हमें, ठीक है। सो ये वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, ये सब थोड़ा यूरोसेंट्रिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और वो बोलते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कि ये फिर से रिवर्स नहीं हो सकता है। तो इसमें डब्ल्यू रस्तो इनके इनके हमने 5 स्टेजेस स्टार्टिंग में ही देखे, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने देखे कि कैसे कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी वगैरह, ये सब अभी फिर से नहीं करेंगे। ये भी इसमें इंपॉर्टेंस ऑर्गन्स की इंपॉर्टेंस स्कॉलर है, स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इनका ये बुक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें 4 स्टेजेस की वो बात करते हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल वेलफेयर, पॉलिटिक्स ऑफ एबेंडेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखो, ये इसके ऊपर यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया था। एडवर्ड शिल्बी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट्स, ये बुक इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 कैटेगरीज करते हो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ट्यूटोरियरी डेमोक्रेसी, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, टोटलिटेरियन ओलिगार्की एंड ट्रेडिशनल ओलिगार्की वगैरह वगैरह, वो कहाँ पे क्या है ये अभी इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन इसमें इंपॉर्टेंट स्कॉलर डेविड एप्टर भी आते हैं, टेक्नोक्रेटिक अप्रोच इनका, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन बुक बस याद रखो। मॉडर्नाइजेशन के 4 स्टेजेस है, कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रोल, रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, रिएक्शन, सर्च फॉर द न्यू जनरेटिव सोल्यूशन, सिंथेसिस जहाँ पे होगा सबका, ठीक है। सो इसमें अब ये सब इतने ज़्यादा सैमुअल हंटिंगटन के इंपॉर्टेंट है, इनको बाद में अच्छे से और देखेंगे हम। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वगैरह, 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ये सब हमको पता ही है, ठीक है। लिपसेट भी पॉलिटिकल मैन वगैरह, ये सब भी हमें पता है। उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट में देखें तो लुसियन पाए, डेवलपमेंट सिंड्रोम, ये बस इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये बस इतना याद रखो। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। सो डेवलपमेंट 3 सिंड्रोम्स, 3 एस्पेक्ट्स उन्होंने बताया है, इक्वेलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद 6 क्राइसिस की वो भी बात करते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस हो, लेजिटिमेसी क्राइसिस हो, पेनिट्रेशन क्राइसिस हो, पार्टिसिपेशन क्राइसिस हो, देन यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन क्राइसिस हो, डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब सैमुअल हंटिंगटन पॉलिटिकल डिकी की बात करते हैं, बस पॉलिटिकल डिकी की बात कौन करता है, सैमुअल हंटिंगटन, इतने ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज बुक इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिकी, 2 बुक्स याद रखो, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनाइजेशन कैसे ज़्यादा हो रहा है, वो कैसे इंस्टीट्यूशनाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैसे लेके आ रहा है। और पॉलिटिकल डिके में क्या होगा कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से मतलब उल्टे जा रहा है पूरा ये सिस्टम, ठीक है। सो लोगों का इंस्टीट्यूशन के ऊपर का ट्रस्ट खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डीके में। उसके बाद फ्रेडरिक रिग्स, इनको हमने अच्छे से स्टडी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इकोलॉजिकल अप्रोच वगैरह ये सब हमने देखा ही है इनका, ठीक है। सो ये डेवलपमेंट ट्रैप की भी बात करते हैं, इम्बैलेंस की भी बात करते हैं। इसके बाद आलमंड फंक्शनल मॉडल एक्सेट्रा, यहाँ पे रजनी कोठारी वगैरह हमने देखा ही है।
यहाँ पे कंपैरिजन किया है, अभी इतना ज़रूरी नहीं है। डिपेंडेंसी थ्योरी एज फ्रैंक, समीरा मीन एक्सेट्रा, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉलस्टीन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बुक्स दिए हैं अल्मन वगैरह की, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब हर एक बुक का नाम मैं ले नहीं सकता हूँ, फिर इसमें टाइम चला जाएगा। ठीक है। सो मॉडर्नाइजेशन अप्रोच के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? रोस्टो, ऑर्गन्सकी, सेमलांटिंगटन। डेवलपमेंटल सिंड्रोम किसके साथ जुड़ा हुआ है? लुसेन पाए। पॉलिटिकल मैन एसएम लिपसेट का है। रोस्टो के 5 स्टेजेस क्या है? पाई के 3 एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। डेवलपमेंट ट्रैप किसके साथ जुड़ा हुआ है? रिक्स के साथ। ठीक है, तो ये सब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब देते डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इसको हमने आईआर में बहुत अच्छे से देखा है, तो यहाँ पे फिर से इतना डेप्थ में नहीं देखेंगे। लेकिन ये मतलब डिपेंडेंसी मतलब ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, ये डिपेंडेंट है जो लीस्ट डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, यहाँ से ये पूरा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो इन्होंने लैटिन अमेरिका का स्टडी किया था कि कैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को लूटा गया है। ब्राजील हो, ये सारी कंट्री, मैक्सिको वगैरह, ये सब कंट्रीज जो है लैटिन अमेरिकन। ठीक है। सो अर्जेंटीना, चिले, ये सब। ठीक है, तो कोर आर्गुमेंट क्या है कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, और अंडर डेवलपमेंट को मतलब इन्होंने क्या किया कि इंटरनल फैक्टर्स जो बस नहीं है कि लैक ऑफ कैपिटल, ट्रेडिशन वगैरह के कारण नहीं हुआ है, लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है इन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल कंडीशंस जो लाद दी ना इसके ऊपर, कि पूरा जो सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम बना दिया, एमएनसीज वगैरह कैसे लूट रही है हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को। सो डिपेंडेंसी इज अ सिचुएशन इन विच इकोनॉमीज ऑफ अ सर्टन कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड हो या पेरिफेरल हो, दे आर कंडीशनड बाय द डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ अदर्स। मतलब इस तरीके से पूरा इंटरलॉक्ड सिस्टम बना दिया है यहाँ पे। ठीक है। सो कोर मेट्रोपोलिस में डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड वेल्दी नेशंस आएंगे यहाँ पे, यूएसए, वेस्टर्न यूरोप हो। पेरी पेरी में अंडर डेवलप्ड रॉ मटेरियल जो सप्लाई करते हैं लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज आएंगी सारी यहाँ पे। ठीक है। सो रिलेशन, ये पैरासिटिक रिलेशनशिप है पूरा, और सरप्लस जो है पूरा एक तरफ जा रहा है, फ्लो हो रहा है उसका। ठीक है, पेरी पेरी से कोर की तरफ जा रहा है सरप्लस सारा। सो इसमें रॉल प्रेबिश इंपॉर्टेंट फाउंडिंग फादर है। इकला, यूएन इकोनॉमिक कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने जो स्टडी किया था यहाँ से ये सारा रिसर्च निकल के आया है। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज इनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। उसके बाद एंड्रे गुडर फ्रैंक, इनका डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंसेप्ट इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये मेट्रोपोलिस एंड सैटेलाइट की बात करते हैं। देन सैंटोस आएंगे, न्यू डिपेंडेंसी की बात करेंगे। उसके बाद समीरा मीन, ये भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज इनके साथ जुड़ा हुआ है। ग्लोबल लॉ ऑफ वैल्यू एक्सेट्रा। एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड्स के लिए बुक इनका इंपॉर्टेंट बुक है। कार्डोसो भी है। इसके बाद पॉल बरन, पॉल सीजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। उसके बाद वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये क्या करेंगे, कोर और पेरीफेरी की बात हो ही रही थी, ये बीच में सेमी पेरीफेरी की भी बात करेंगे। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉलस्टीन। ठीक है। सो कैपिटलिज्म इज अ ग्लोबल सिस्टम एंड दैट हैज एग्जिस्टेड सिंस 16th सेंचुरी से कैपिटलिज्म चल रहा है, ग्लोबल सिस्टम है। इसमें कोर के फीचर्स क्या है? हाई इनकम, इंडस्ट्रियलाइज्ड, कंट्रोल्स ग्लोबल फाइनेंस, ट्रेड एक्सेट्रा। पेरी पेरी में लो इनकम, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर्स, एक्सप्लॉइटेड, इनसे एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है इनका। और सेमी पेरी पेरी में दोनों के बीच क्या आएगा? मिडिल क्लास होगा यहाँ पे। द एक्ट एज अ बफर जोन, मतलब जैसे इंडिया इसमें आ जाएगा सेमी पेरी पेरी में कुछ कुछ इश्यूज में। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब ब्रिक्स कंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी सेमी पेरी पेरी में। सो दे हैव मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटीज बट ऑल्सो लार्ज पीजेंट्री, मतलब दोनों भी है यहाँ पे। ठीक है। सो इसका क्रिटिसिज्म वगैरह अभी ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ये सब यहाँ पे हमने ऊपर ही सारे फैक्ट्स यहाँ पे कवर कर ही लिए थे। इन इलीट थ्योरी भी हमने देखा हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी जब पढ़ रहे थे, वो देखते हैं कि सोसाइटी में दो तरीके के क्लासेस होते हैं, एक जो रूल करने के लिए बने हैं और दूसरे बीइंग रूल्ड। ठीक है, मासेस और इलीट्स, तो इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लासिकल इलिटिस्ट आएंगे। इसमें परेटो है, उसका माइंड एंड सोसाइटी है। ठीक है। सो इस सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स की बात करता है कि कैसे इलिटिस्ट में ही मतलब सर्कुलेशन चलेगा भाई। अभी प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहले कांग्रेस में ये था, फिर अभी बीजेपी की इलिट्स रूल करेंगे, फिर कांग्रेस की इलिट्स रूल करेंगे, फिर किसी और पार्टी की इलिट्स रूल करेंगे, तो विद इन इलिट्स ही सर्कुलेशन होता रहेगा, मासेस को कभी नहीं चांस मिलेगा वहाँ पे जाने का। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वही मतलब ये करते रहेंगे। तो हिस्ट्री एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज वगैरह, तो ये मतलब ये भी इनका कोट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्का, रूलिंग क्लास। ठीक है। सो मोस्का का रूलिंग क्लास और कैसे सोसाइटी को दो तरीके से डिवाइड करते हैं वो भी बस देख लो। उसके बाद रॉबर्ट मिशेल, पॉलिटिकल पार्टीज, आयरन लॉ, ओलिगार्की, इनके साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एट देन कितना भी डेमोक्रेटिक स्टार्टिंग में हो, बाद में वो ओलिगार्की में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि फ्यू लोग ही उसको रूल करेंगे। ठीक है। जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का एग्जाम्पल देते हैं, उस टाइम के वो स्टडी जो किया था। उसके बाद मॉडर्न मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें तो इसमें सी राइट मिल आते हैं, जिनका पावर इलाइट बुक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जेम्स बुनहम आते हैं, या
ये सब मॉडर्न में आएंगे। जोसेफ शुम्पीटर आएंगे, कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसके बाद इसमें कार्ल मैनहेम आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया इन्होंने लिखा। सो ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सब कुछ स्कॉलर्स, मॉडर्न इलिटिस्ट स्कॉलर्स, इनको हम देखेंगे, ठीक है। एडिशनल स्कॉलर है, लॉसवेल है या ओर्टेगा गैसेट है, रिवोल्ट ऑफ द मासेस, या ये सब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है मॉस्का वगैरह इनका सबका। तो ये अभी हमने ऊपर सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये भी ऊपर डिस्कस किया हुआ है। अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है ऑफ पीपल, ठीक है। उनके कॉमन आइडियोलॉजी होती है और इनके कुछ पॉलिटिकल एम्स होते हैं कि उनको पावर एक्वायर करना है। अगर पावर एक्वायर नहीं करना है और बाकी का सारा आ जाएगा तो ये प्रेशर ग्रुप है, इंटरेस्ट ग्रुप की तरह काम करेंगे। लेकिन जब पावर एक्वायर करनी है और पावर में आना है, ये अगर एम होगा तो ये पॉलिटिकल पार्टी में आएगा, ठीक है। सो दे लिंक बिटवीन पीपल एंड स्टेट के बीच में, सोसाइटी एंड स्टेट के बीच में लिंक का काम करती है, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन दिए हुए, इतना जरूरी नहीं है अभी। तो पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? अगर हमने आपको सिस्टम थ्योरी देखी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देखा, तो यहाँ पे जो जो इनपुट फंक्शंस थे ना सारे, तो ये सारे लगभग देखेंगे यहाँ पे। इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना, सारे इंटरेस्ट को कंबाइन करना, अलग अलग वर्कर्स के इंटरेस्ट को, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की स्टूडेंट विंग होती है, वर्कर्स विंग होती है, पेजेंट विंग को, एग्रीकल्चर की विंग होती है। तो अलग अलग इंटरेस्ट को सोसाइटी में एग्रीगेट करना, मतलब इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है कि पर्टिकुलर मतलब फार्मर्स का इंटरेस्ट ग्रुप है तो वो फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोपोगेट करेगा। किसी फिक्की है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट के इंटरेस्ट को एग्रीगेट मतलब प्रोपोगेट करेगा, आर्टिकुलेट करेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? सब सब क्लासेस के इंटरेस्ट को एग्रीगेट करती है। रिक्रूटमेंट करना कैडर का, नया नया कैडर रिक्रूट करना, इलेक्शन को कंटेस्ट करना, कोऑर्डिनेट करना सबके बीच में, और रिप्रेजेंट करना, लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारे फंक्शंस में आएंगे। और भी कुछ कुछ फंक्शन हो सकते हैं, अगर एग्जाम में आए तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? एक तो डरवेजर है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसका पॉलिटिकल पार्टीज बुक इंपॉर्टेंट है। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के इन्होंने 4 काइंड्स में, मतलब एक कॉकस जो स्मॉल इलिट बेस्ड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ब्रांच मतलब लार्ज मास बेस्ड मेंबरशिप होती है इसकी, देन सेल, यहाँ पे फिर से स्मॉल ग्रुप होता है वर्क प्लेस ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग, और मिलिटिया मतलब मिलिट्री स्ट्राइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो फैसिस्ट नाजिस्ट पार्टीज में देखा गया था हमने। सेल देखे जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टीज में, ब्रांचेस देखे जाते हैं सोशलिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज में जो मास पार्टीज होती है, और कॉकस जो इलिट लिबरल कंजर्वेटिव पार्टीज होती है वहाँ पे ये देखने को मिलता है हमें, ठीक है। कैचुअल पार्टी, ये फ्रेज पूछा जाता है ऑटो ख्रिस में। कैचुअल मतलब सबका वोट चाहते हैं लोग, ऐसे नहीं कि किसी पर्टिकुलर क्लास का वोट चाहते हैं, वर्कर्स का ही वोट चाहिए या बस कंजर्वेटिव क्लास का ही वोट चाहिए, ऐसा नहीं, सबका वोट चाहते हैं, ठीक है। मास सपोर्ट चाहती है पार्टीज, ठीक है। देन सिगमंड न्यूमैन, इनका क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज और इंटीग्रेटिव पार्टीज, इस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई किया था, ठीक है। इसके बाद ये नहीं ज़्यादा जरूरी है। सो अलग अलग अब पार्टी सिस्टम में देखते हैं कि अलग अलग कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन बाय नंबर्स, अगर डरवेजर का नंबर्स के साथ क्लासिफिकेशन देखे तो वन पार्टी सिस्टम जहाँ पे अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन रूल हो, नॉर्थ कोरिया हो, क्यूबा हो, चाइना हो। आपको एग्जाम्पल आते हैं आपके एग्जाम में, अगर देखोगे सीयूटी में तो एग्जाम्पल आएंगे कि कौन से कंट्री में कौन सा कंट्री सिस्टम है। प्लूरलिस्ट पार्टी सिस्टम, यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम आएगा जो यूके यूएसए में, मतलब 2 मेजर, बाकी की भी पार्टीज है लेकिन 2 पार्टीज डोमिनेट करती है। जैसे यूके में कौन सी 2 पार्टीज है बताओ कमेंट में, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम देखने को देखेंगे तो मतलब लेबर पार्टी एक होती है और कंजर्वेटिव पार्टी एक होती है, ठीक है। उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम, अमेरिका में कौन सी 2 पार्टी होती है? रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जिसमें इंडिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज पावर में होती है, आने के चांसेस है। यहाँ पे क्या होता है कि बाकी की पार्टीज भी है 2 पार्टी सिस्टम में, बाकी की भी पार्टीज होती है, ग्रीन्स पार्टी हो, अलग अलग पार्टीज होती है, लेकिन 2 पार्टीज डोमिनेट करती है, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होगी, और सिंपल मेजोरिटी सिस्टम या मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होगा तो वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम हो गया। ऐसे डरवेजर का लॉ कहता है, ये लॉ आ सकता है आपके एग्जाम में, पहले भी पूछा जा चुका है। अलमन कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? अथॉरिटेटिव पार्टी सिस्टम जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं, डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेटिव पार्टी सिस्टम, देन कॉम्पिटेटिव 2 पार्टी सिस्टम, कॉम्पिटेटिव मल्टी पार्टी सिस्टम, इस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए। नो पार्टी सिस्टम मतलब सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान में कोई पार्टी नहीं है। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम मतलब कोई एक पार्टी का डोमिनेंट, जैसे इंडिया में पहले था कांग्रेस पार्टी, जब 1967 से पहले। साउथ अफ्रीका में एएनसी अभी भी है, थोड़ा बहुत डोमिनेंस अब चैलेंज हो रहा है एएनसी का, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। हंगरी में फिर ये सब पार्टीज। 2 पार्टी सिस्टम यूके लेबर कंजर्वेटिव हो, यूएसए में डेमोक्रेट रिपब्लिकन हो, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम अभी इंडिया, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। ये सारे यहाँ पे पैकेज दिए हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि ये सब हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। अब पार्टी सिस्टम देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खत्म कर लिया, पार्टी सिस्टम देखते हैं। पार्टी सिस्टम मतलब नॉट जस्ट लिस्ट ऑफ पार्टीज, एक सिस्टम की तरह देखा गया है कि कैसे वो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इंटर रिलेशनशिप कैसे, कॉम्पिटिशन कैसे हो रहा है, ठीक है। सो सार्थरी ने पार्टी सिस्टम को डिफाइन किया था सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, डरवेजर ने नंबर ऑफ पार्टीज को देखा था, स्ट्रक्चर्स को देखा था, आइडियोलॉजी, साइज, अलायंसेस वगैरह,
ठीक है। सो इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं पार्टी सिस्टम के? एक तो इलेक्टोरल रूल्स क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है तो टू पार्टी सिस्टम आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो मल्टी पार्टी सिस्टम आएगा। इसके कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। सोशल क्लेविजेस इंपॉर्टेंट काम है, मतलब जैसे रोक्कान या लिपसेट ने क्लीवेज थ्योरी दी है, ये बाद में देखेंगे हम क्या है। यूरोपियन कॉन्टेस्ट में अलग अलग तरीके से देखा गया है, वर्कर्स या जो बुर्जुआजी प्रोलेटेरिएट इनको सपोर्ट करने वाली पार्टीज हो। पोस्ट कोलोनियल एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में कास्ट, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन ये सब डोमिनेट करता है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फेडरल यूनिटरी या कैसा कंट्री है उसके हिसाब से। हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट भी हो सकते हैं, नेशनल इंडिपेंडेंस कैसे मिला, पार्टीशन, रिवोल्यूशन, इसका भी इम्पैक्ट होता है पार्टी सिस्टम पे। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं अभी। ठीक है, सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डरवेजर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने प्लूरलिस्ट पार्टी सिस्टम, इसमें मल्टी पार्टी और टू पार्टी, और वन पार्टी से डोमिनेंट सिस्टम में वन पार्टी सिस्टम और डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया था। परमेशन थ्योरी इनकी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद सारतोरी, सारतोरी ने कैंडिडेट सिलेक्शन का जो कैसे फंक्शन है इसके ऊपर पूरा फोकस ज़्यादा दिया। ठीक है, जो पहले बस पावर कैसे कॉन्क्वेस्ट करना है इसके ऊपर ही मतलब पहले फोकस होता था। ठीक है, सो इन्होंने इनका डेफिनेशन भी देख लो। ठीक है, सो इन्होंने नंबर्स के ऊपर पार्टीज को डिवाइड किया, फिर आइडियोलॉजी के ऊपर भी किया है और फ्रेगमेंटेशन के ऊपर भी किया है। ठीक है, तो 7 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम की वो बात करते हैं। एक तो वन पार्टी सिस्टम, मतलब जो टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन कंट्रीज में होती है, कोई और पार्टी अलाउड नहीं होती है, जैसे क्यूबा, चाइना वगैरह में देखने को मिलता है हमें, नॉर्थ कोरिया हो। हेजेमोनिक, जहाँ पे एक पार्टी डोमिनेट करती है, बाकी की पार्टी जैसे सैटेलाइट सबऑर्डिनेट की तरह काम करती है। और प्रीडोमिनेंट, मतलब वन पार्टी विंस कॉन्सिस्टेंटली, लेकिन इलेक्शन फ्री होती है, कोई भी और भी पार्टीज हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, सो टू पार्टी सिस्टम, टू मेजर पार्टीज होती है यूएसए यूके में। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारे पार्टीज होती है। ठीक है, मॉडरेट प्लुरलिज्म हो, पोलराइज प्लुरलिज्म हो, ये सब भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। एटोमाइज्ड पार्टी सिस्टम वगैरह नहीं आएगा, लेकिन ठीक है देख लो एक बार। अलमन का क्लासिफिकेशन अगर देखें हम तो अथॉरिटेटिव पार्टी सिस्टम, डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेटिव पार्टी सिस्टम, कॉम्पिटेटिव टू पार्टी सिस्टम, कॉम्पिटेटिव मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सब देखने को मिलता है हमें। जिन बॉन्डल का मुझे लगता नहीं आएगा। ठीक है, सो यही सब फिर से एक बॉक्स में दिया हुआ है, इस यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो इसको कि किसका क्या कंसेप्ट है, यही ज़्यादा आएगा आपके एग्जाम में। सो पार्टी एनालिसिस को स्टार्टिंग तो डरवेजर नहीं किया था, स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है इनका। पॉलिटिकल पार्टीज इनका इंपॉर्टेंट बुक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कैसे क्या होता है वगैरह, ये सब इनका रूल इन्होंने ही बनाया हुआ था। ये सब हमने क्लासिफिकेशन में देखा, कैडर बेस्ड पार्टी, इलिट पार्टी, डिसेंट्रलाइज वगैरह वगैरह, मास पार्टीज, ये सब डिवोशनल पार्टीज, ऐसे भी वो डिवाइड करते हैं। सारतोरी भी देखा हमने, टाइपोलॉजिस्ट, ये सब पूरा स्टडी लेके आ गए। ठीक है, सो ये भी हमने देखा सारा सिस्टम, पोलराइज पोलरिज्म वगैरह ये सब। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज़्यादा डेप्थ में अभी जाने का टाइम नहीं क्योंकि हमें जल्दी फिनिश करना है। ठीक है, थियरी ऑफ सोशल क्लेवेजेस, ये लिपसेट और रॉककान का, ये हमने बोला था कि अच्छे से देखेंगे। तो ये पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट, ये इनका इंपॉर्टेंट बुक है। सो पार्टीज मतलब इन्होंने क्या किया, पार्टीज रैंडम कोई भी पार्टी नहीं होती है, दे रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल डिवाइडिंग लाइन। सोसाइटी में हिस्टोरिकल डिवाइडिंग लाइंस होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाली कुछ कुछ पार्टीज इस कंट्री में है, जैसे हिंदूज को रिप्रेजेंट करने का क्लेम करने वाली कुछ कुछ पार्टीज इस कंट्री में है। तो जैसे डिवाइडिंग लाइन जो है सोसाइटी में कुछ, उसको रिप्रेजेंट करने का क्लेम करते हैं। तो इसमें 4 फाउंडेशनल क्लेवेजेस है, सेंटर एंड पेरिफेरी, नेशनल कल्चर्स वर्सेस रीजनल कल्चर्स, ऐसे डिवाइड होती है पार्टीज। कुछ कुछ नेशनल पार्टीज होती है, नेशनल कॉज को रिप्रेजेंट करती है, कुछ कुछ रीजनल पार्टीज होती है। स्टेट वर्सेस चर्च, सेक्युलर वर्सेस रिलीजन कंट्रोल पार्टीज होती है। लैंड या इंडस्ट्री, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाली पीजन वर्कर्स की पार्टी अलग तरीके से देखने को मिलती है। पहले शेतकरी कामगार पक्ष वगैरह अलग अलग पार्टीज थी महाराष्ट्र में, इस तरीके से ओनर्स एंड वर्कर्स, मतलब अलग तरीके से जो डिवाइडिंग लाइंस, फॉल लाइन से इसको वो लोग पार्टीज डिवाइड कर, फ्रीजिंग हाइपोथेसिस वगैरह। ठीक है, सो ये सब हमने देखा है ऊपर। सो पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप में डिफरेंस क्या है, बस इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो पावर को एक्वायर नहीं करते। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम होता है कि टू कैप्चर एक्सरसाइज स्टेट पावर, लेकिन इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप्स का ऐसा कुछ इतना नहीं है, बस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, पावर को होल्ड नहीं करना चाहते। पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इंटरेस्ट ग्रुप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनकी एक ब्रॉड बेस्ड आइडियोलॉजी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, इनका स्पेसिफिक नैरो फोकस होता है, एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, लॉ लेबर के ऊपर फोकस करेंगे वगैरह वगैरह। और पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टोरेट्स, ये बस अपने मेंबर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे बुक्स दिए हुए हैं, अब ये सारे बुक्स हमने ऊपर देखी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो कुछ कुछ आप पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, कभी कभी ना यूजीसी नेट में भी आपके एग्जाम में भी आता है कि ये फलाना पार्टी कहाँ की है, कौन सी कंट्री की है, इसका कोई एक लीडर कौन है वगैरह, आया है गलती से क्वेश्चन तो। ठीक है, सो बीजेपी 1980 में इस इस्टेब्लिश में हुआ था। ठीक है, अभी जो करंट यहाँ पे, सॉरी ये हो गया, यहाँ पे अभी नितिन नवीन इसके प्रेसिडेंट है, ये बस चेंज कर लेना। देन आईएनसी 1885, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे इसको चेयर करे। फाउंडर्स कौन थे थोड़े बहुत देख लेना आप, ये सब नेशनल पार्टीज है। ठीक है, उसके बाद सीपीआईएम या बीएसपी, एनपीपी, ये सब नेशनल पार्टीज है। ठीक है, इंडिया के।
इसको अच्छे से करना है, ये हमने फर्स्ट क्रैश कोर्स लेक्चर में किया था सारी कौन सी नेशनल पार्टीज है क्या क्या है। यूएसए में देखें तो डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स है, यूके में देखें तो लेबर एंड कॉन्जर्वेटिव्स है, कनाडा में देखें तो लिबरल्स कॉन्जर्वेटिव एंड एनडीपी, ये 3 पार्टीज है। ठीक है। ये थोड़ा बहुत ये टेबल थोड़ा पुराना है, ठीक है, तो इसमें थोड़े चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ब्रॉडली क्या आ सकता है एग्जाम में वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। फ्रांस में रेनेसांस, आर्यन, एलएपआई, ये सब पार्टीज देखने को मिलती है। जर्मनी में एसपीडी, सीडीयू, ग्रीन्स। ठीक है। इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली, ये जो जॉर्जिया मेलोनी के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है। सो ये ब्रदर्स ऑफ इटली की शायद है। ठीक है, इस पार्टी की है वो। सो जापान में एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक एक्सेट्रा, सीडीपी। ठीक है। सो पाकिस्तान में पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्टीज़ है। बांग्लादेश में आवामी लीग, इसको तो अभी बैन कर चुके हैं, बीएनपी एक्सेट्रा। तो थोड़ा बहुत थोड़ा आइडिया बस हो गया, काम चल जाएगा। श्रीलंका में एनपीपी, एसजेपी एक्सेट्रा। नेपाल में नहीं जरूरी अभी, चलो ठीक है, भूटान वगैरह। चाइना में तो एक ही पार्टी है। रशिया में भी कोई मतलब नहीं, पूछेंगे भी नहीं। ब्राज़ील में वर्कर्स पार्टी, लिबरल पार्टी एक्सेट्रा वही है। ऑस्ट्रेलिया में भी लेबर पार्टी, लेबर नेशनल कोएलिशन एक्सेट्रा, ये पार्टीज देखने को मिलती है। ठीक है। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एक्सेट्रा, ये चलो ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट पार्टीज है। ये पूरा पीवाईक्यू का कंसोलिडेशन यहाँ पे दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है। क्लेविस तरीके किसकी थी, रोकान, लिपसेट, आयरन लॉ को लेकर के किसने कहा है, वगैरह वगैरह, डरोजर का लॉ वगैरह, यही पूछते रहते हैं। अब इलेक्टोरल सिस्टम को देखते हैं, पूरा इलेक्शन का सिस्टम कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसके में भी अलग अलग तरीके से देखेंगे। ये सब अभी आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। एलिमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन प्रोसेस वगैरह, ये सब मुझे लगता नहीं है अभी जरूरी है। जो जरूरी होगा उसको रिवाइज कराएंगे जल्दी से। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती है, भी अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके एग्जाम के लिए। इसके इफेक्ट्स भी क्या होते हैं, ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन दरवेजर का हमने ऊपर देखा ही है कि कौन सा सिस्टम होगा तो क्या होगा, वो क्या बोलता है। ठीक है। ये पीडीपी सिंगल पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट की तरफ लीड करता है। पीआर जो होता है ऑलमोस्ट लीड्स टू कोएलिशन गवर्नमेंट, तो इस तरीके से लिखा जाता है। वोटर्स के स्ट्रॉन्ग लिंक होता है एफटीपी में, क्योंकि हम एक किसी कैंडिडेट को चूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। वीक लिंक पीआर में इतना लिंक नहीं होता वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके मेजोरिटेरियन प्लुरलिटी सिस्टम कौन से कंट्री में क्या सिस्टम है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जितने भी लोग वोट करेंगे, जितने भी लोगों ने वोट किया है, जो सबसे ज़्यादा वोट जो कैंडिडेट लेके आएगा वो वहाँ पे विनर्स, विनर्स टेक्स ऑल। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा में ये होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, या विधानसभा के इलेक्शन में होता है। तो जितने भी लोग, जरूरी नहीं है कि सपोज 100 लोग वोटर लिस्ट में, 100 लोगों के नाम है, तो जरूरी नहीं है कि उसको 50 वोट मिले। उसको 20 भी वोट मिलेंगे, लेकिन सबसे हाईएस्ट वही है। बाकी लोगों को, किसी को 18 मिला है, किसी को 17, किसी को 15, 10 मिला है। वो 20 वोट के साथ भी वो बन जाएगा वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये होता है। जैसे यूके, यूएसए, इंडिया, आपके 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 लिए कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके यही पूछेंगे वो। सो जनरली ये टू पार्टी सिस्टम की तरफ लेके जाता है, ऐसे डरवेजर बोलता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया में। इंडिया एक्सेप्शन है इसके लिए। ठीक है। सो इसके अलग अलग नाम से भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को सिंपल मेजोरिटी सिस्टम कहते हैं, ब्लॉक वोट सिस्टम, सिंगल मेंबर सिंपल प्लुरलिटी सिस्टम, मेजोरिटेरियन सिस्टम भी कहा जाता है। देन सेकंड बैलेट सिस्टम, 2 राउंड सिस्टम होता है, रन ऑफ वोटिंग भी होती है यहाँ पे, कि विनर को सच में जेन्युइन सपोर्ट है। जो भी टॉप के कैंडिडेट्स होंगे उसमें भाई 50+1, मतलब 100 लोगों, अगर वोटर लिस्ट में 100 लोगों का नाम है तो उसको 50+1, 51 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। तो उसको फिर से राउंड में वोटिंग होता रहेगा। ठीक है, किसी कैंडिडेट को चूज करेंगे, फिर से उनमें रन ऑफ इलेक्शन होगा फिर से। ठीक है, तो उन 2 कैंडिडेट्स के बीच में जो टॉप थे। तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंशियल नेशनल असेंबली इलेक्शन में देखने को मिलता है, ब्राजील, अर्जेंटीना, टर्की में हमें। ठीक है। सो जो भी ओनली टॉप 2 कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में फिर सेकंड राउंड होता है। देन अल्टरनेटिव वोट सिस्टम, या ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपके एग्जाम में भी आया था सीटीबीजे में। ठीक है, तो इंस्टेंट रन ऑफ, मतलब तुरंत इसके तुरंत, मतलब इसमें रैंकिंग देनी होती है आपको, तो ये इस तरीके से ये होता है। देन ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है। देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, मतलब ये लिस्ट सिस्टम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, यहाँ पे एक कोटा होता है। ठीक है। सो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है रैदर देन जस्ट पार्टीज यहाँ पे। आयरलैंड, माल्टा, इंडिया में भी अगर हम राज्यसभा में देखें तो थोड़ा बहुत ये देखने को मिलता है, हमें प्रेफरेंसेस देने होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर सीटीपीजी में भी क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर आपका। ठीक है। पार्टी लिस्ट सिस्टम, मतलब पार्टी की लिस्ट बनाती है और आपको उस हिसाब से वोट करना होता है। तो इसमें क्लोज लिस्ट भी हो सकती है, एक रैंकिंग हो सकती है उसमें, कि हमें हमें बस मतलब वोटर्स खुद से नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा रैंक किसको देना है। और ओपन लिस्ट मतलब यहाँ पे एक्सप्रेस हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो इस तरीके से भी।
ठीक है, इसको भी बाद में देखेंगे हम कि कौन से कंट्रीज में क्लोज सिस्टम है, कौन से कंट्रीज में ओपन लिस्ट सिस्टम है। ये पूरा लिस्ट सिस्टम हमें इसराइल, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, ब्राज़ील से यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो पार्टी लिस्ट सिस्टम है। अब क्लोज्ड, हाँ, ये देखो क्लोज्ड पार्टी सिस्टम जो है, यहाँ पे पार्टीज का रैंक, मतलब पार्टीज जो है ना वो पहले से रैंक डिसाइड करके देती है कि 1 नंबर पे इस कैंडिडेट का नाम, 2 नंबर पे, तो जिस पार्टी को जितना वोटिंग का परसेंटेज मिलेगा उसके कैंडिडेट्स उतने जीत के आएंगे। जो भी स्टार्टिंग के ऊपर के कैंडिडेट्स है उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से हम जो वोट देंगे वो पार्टी के लोगों नेम पे देंगे, तो जितनी पार्टीज को ज़्यादा वोट मिलेंगे उस हिसाब से जितना वोटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस हिसाब से उसके कैंडिडेट चूज कर ले जाएंगे। ठीक है, ये स्पेन, पुर्तगाल, इसराइल, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है हमें। उसके बाद ओपन ओपन पार्टी लिस्ट में यहाँ पे वोटर्स प्रेफरेंस देंगे कि किसके कैंडिडेट को कैसे करना है। ठीक है, पार्टी जस्ट नेम की लिस्ट देगी, ओपन जनरली अल्फाबेटिकली या विदाउट एनी प्रेफरेंस या एक्सेट्रा, और वोटर्स जो है वो वोट करेंगे, वो प्रेफरेंसेस देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ब्राजील, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी है, जैसे बेल्जियम, ऑस्ट्रिया में हमें फ्लेक्सिबल भी है दोनों के बीच का। ये सब हमने देख लिया है ऊपर। अब मिक्स मेथड भी है किस किस कंट्री में, मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम, दोनों का मिक्स, वन वन फॉर अ लोकल कैंडिडेट, वन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सेट्रा, इस तरीके से मिक्सचर। जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलता है हमें। सेमी प्रोपोर्शनल मेथड मतलब मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे वोटर हैज ओनली वन वोट। तो मतलब जिस तरीके से ये पूरा इलेक्शन हमें देखने को मिलता है, ये मतलब अर्लियर जापान में होता था, अभी नहीं होता है वहाँ पे। क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम वगैरह अभी इतना जरूरी नहीं है आपके लिए। ये थ्योरीज हमने देखी है, डरवेजर लॉ वगैरह, गैरीमेंडरिंग मतलब मैनिपुलेशन करना। इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, इसका योगेंद्र यादव इनका आर्टिकल आया था ना कि कैसे गैरीमेंडरिंग सॉर्ट ऑफ हुआ है आसाम में वगैरह, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस को इन्होंने यूज़ किया है रिलीजियस लाइन पे। ठीक है, तो इस तरीके से सो इंडिया, यूके, यूएसए में एपीटीपी फर्स्ट पास द पोस्ट है। मोस्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन में भी यही है। फ्रांस में सेकंड बैलेट सिस्टम है, सेकंड रन ऑफ सिस्टम वगैरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में है। ऑस्ट्रेलिया में अल्टरनेटिव वोट सिस्टम है। स्विट्जरलैंड में पार्टी लिस्ट सिस्टम है। जर्मनी में मिक्स्ड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। तो ये सब कंट्रीज आपके एग्जाम में आ जाएंगी। अब देखते हैं पॉलिटिकल रिजीम्स। ठीक है, मुझे लगता है ये लास्ट ही होगा, उसका सोशल मूवमेंट एक थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, term regime stands for specific institutional arrangement, how relationships are arranged, patterned or organized in a given society. Political regime denotes that particular political institutional arrangement कैसे है। ठीक है, अथॉरिटेरियन है, प्रेसिडेंशियल है, सेमी प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है, तो इस तरीके से रिजिम्स को देखते हैं। ठीक है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन कमांड कैसे है, मतलब कैसा डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेंट कैसा, कंसेंट मैन्युफैक्चर कैसे किया जा रहा है, लेजिटिमेसी वगैरह एक्सेट्रा, इंटरेस्ट कैसे आर्टिकुलेट किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, और सिटीजन के पास कौन से राइट्स है, इंडिविजुअल राइट्स कौन से इनके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसी रिजीम है। ठीक है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिजीम्स आएंगी कुछ कुछ, जहाँ पे इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए वहाँ पे, उसके फीचर्स में ये सब आएगा। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन, रूल ऑफ लॉ वगैरह, सब आपको इतना जरूर नहीं है आपको बताना है सब। प्रोटेक्शन, सेफगार्ड होगा, व्हील ऑफ मेजोरिटी वगैरह, ये सब भी यहाँ पे हो सकता है। तो थोड़ा माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ थोड़ा प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनके लिए कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूएसए, यूके, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फेयर एंड रीजनेबल डिलिब्रेशन। ठीक है, तो ये डिलिब्रेशन सच में होना चाहिए और एक्चुअली रियलिटी होना चाहिए। जस्ट करने के लिए दिखा रहे हैं लेकिन डिलिब्रेशन हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, लोगों में पार्टिसिपेट, तो जस्ट पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे तो डिलिब्रेशन भी होना चाहिए, और जस्ट डिलिब्रेशन कुछ लोगों में नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेशन लोगों का, तो दोनों का मिक्सचर ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम वगैरह वहाँ पे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, शुम्पीटर मॉडल जो था ये पूरा। ठीक है, लोगों में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए लेकिन उसके बाद ज़्यादा नहीं है, ऐसे शुम्पीटर बोलता था। तो ये सारा पूरा सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। इगलिटरियन डेमोक्रेसी हो या मेजोरिटियन डेमोक्रेसी, वेस्टमिंस्टर मॉडल जो हमारे यहाँ पे है। ठीक है, यूके, न्यूजीलैंड वगैरह, तो ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। अब नॉन डेमोक्रेटिक देखेंगे तो इसमें टोटलिटेरियन आएगा। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, पर्सनल, इकोनॉमिक, कल्चर, पूरा टोटलिटेरियन, सब डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑफिशियल आइडियोलॉजी हो सकती है, वन पार्टी सिस्टम हो सकता है, टेररिस्टिक पॉलिसिंग सारा हो सकता है, मोनोपोली ऑफ मास कम्युनिकेशन सारा, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, कोई भी फॉरेन मूवी, सॉन्ग्स कुछ भी नहीं कर सकते, अब नहीं देख सकते, एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, आर्म कॉम्बैट, इन सब मिलिट्री का ज़्यादा डोमिनेंस, स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक लाइफ वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। इनको क्रिटिसाइज किया था हैना अरेंट ने, ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म, ये इंपॉर्टेंट बुक है उनका वगैरह, मैक्स और कैमर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कम्युनिस्ट, नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी हमें देखने को मिलता है, नॉन नाजी वगैरह, जर्मनी, फैसिस्ट इटली, यहाँ पे भी था। कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी पहले यूएसएसआर,
स्टालिन के ज़माने में, उसके बाद क्यूबा, वियतनाम, यहाँ पे भी नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटेरियन रिजिम्स होती है। सो यहाँ पे पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन लीडर और ग्रुप। जो पॉलिटिकल जो फ्रीडम्स होते हैं उसको लिमिट किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत टॉलरेशन भी होता है, ठीक है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक फ्रीडम थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। लेकिन टोटलिटेरियनिज्म में पूरा सारे डोमेन्स पे डोमिनेट किया जा रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इसके फीचर्स यहाँ पे दिए हुए, इतना ज़्यादा अब जरूरी नहीं है। तो इसमें टेरनीज होती है, डायनेस्टिक रिजिम्स होती है, मिलिट्री रिजिम्स भी होती है, जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री रिजिम्स हो, ठीक है। स्यूडो डेमोक्रेसी है वहाँ पे। थियोक्रेसी भी होती है, जैसे ईरान में है अभी, जो वहाँ पे सब चल रहा है। ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनोमिज्म, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, ब्राज़ील, चिली में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद फैसिज्म और पैट्रिमोनियलिज्म, ये सब भी इसमें आ जाएगा नॉन डेमोक्रेटिक में। तो यहाँ पे सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। स्विट्जरलैंड में कंसेंसस बेस्ड वगैरह क्या क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वगैरह वहाँ पे है। लैटिन अमेरिका में कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो उसके बाद और क्या ज़्यादा, यहाँ पे कुछ बुक्स भी दिया है हमने, इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये सारे PYQs यहाँ पे दिए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में जज आया था। पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर्स क्या होता है, ये सब हमने IGP जब पढ़ रहे तो वहाँ पे पता ही है कि कैसे वो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर वगैरह लोकसभा में होते हैं। प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या क्या होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब जस्ट उसका डिवीजन देख लेना कि डेमोक्रेटिक में क्या क्या आएगा, अनडेमोक्रेटिक में क्या क्या आएगा, ठीक है। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कौन से कंट्री में क्या क्या हाउसेस है, क्या है। तो यूके में पार्लियामेंट है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर लोअर हाउस है उसका, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है CTBG 2020 में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस है, वहाँ पे FT मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। फ्रांस के पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली और सीनेट होता है, 2 राउंड सिस्टम यहाँ पे होता है, रन ऑफ सिस्टम, ठीक है। जापान में जो पार्लियामेंट का उसको उसको डिडाइट या डीट पता नहीं, इसको कोक्का है उनके लैंग्वेज में क्या है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है और हाउस ऑफ काउंसिलर्स, सैंग्विन या शुगिन, इस तरीके से इसको बोलते हो, पता नहीं। मिक्स्ड मेंबर मेजोरिटेरियन सिस्टम वहाँ पे फॉलो करते हैं। चाइना में नेशनल पीपल कांग्रेस है, यूनिकैमरल है, 1 हाउस ही है वहाँ पे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहाँ पे। न्यूजीलैंड में भी पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूनिकैमरल है वहाँ पे, 2 हाउसेस नहीं है, मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम यूज़ करते हैं। इटली में भी पार्लियामेंट है, चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज एंड सीनेट होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्वीडन में यूनिकैमरल है, स्वीडन में लिस्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यहाँ पे होता है। उसके बाद फेडरलिज्म कहाँ कहाँ पे, USA में है, वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट्स, ठीक है। जर्मनी में भी है फेडरलिज्म, अब इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हम, पता नहीं क्या क्या नाम है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया में भी हमें फेडरलिज्म है, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। कनाडा में भी हाउस ऑफ कॉमन्स जो सीनेट्स है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ब्राज़ील हो, स्विट्जरलैंड हो, वहाँ पे फेडरलिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है उसके। ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, ठीक है। रशिया में ड्यूमा लोअर हाउस है और फेडरेशन ऑफ काउंसिल अपर हाउस है। ये नाम पूछ रहे ना आजकल आपके एग्जाम में, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखे तो USA में प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वहाँ पे US कांग्रेस होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ब्राज़ील में नेशनल कांग्रेस होता है, मेक्सिको में कांग्रेस ऑफ द यूनियन है, इंडोनेशिया में MPR है, ठीक है। अर्जेंटीना में भी नेशनल कांग्रेस है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ कहाँ पे, UK पे है, इंडिया में है, कनाडा में है, जर्मनी में है, जापान में है, इसराइल में है। ये याद रखो। अभी यहाँ पे हमारे ऑनरेबल PM गए थे तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। निश्चित क्या पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। न्यूजीलैंड में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अथॉरिटेरिज्म चाइना में, रशिया में, सऊदी अरेबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ईरान का मजलिस अभी याद रखो, क्योंकि ये सब अभी वॉर वगैरह चल रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है। ये सब क्लासिफिकेशन 1 पार्टी सिस्टम चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वियतनाम, लाओस में देखने को मिलता है। 2 पार्टी सिस्टम USA, UK, जमैका, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है हमें। इसके पार्टीज भी यहाँ पे दिए हुए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। ये पार्टीज कौन सी डोमिनेंट है ये अभी दिया हुआ है यहाँ पे। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नीदरलैंड, इसराइल। सो यहाँ पे फिर से नेम सारे दिए हुए हैं कि कौन से कंट्री में क्या है, अगर गलती से आ गया तो आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सोशल मूवमेंट पे बस इतना ही क्वेश्चन आता है कि ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो इसके 5 पिलर्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि भाई क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, प्रोग्राम एक एक्शन प्लान होना चाहिए, लीडरशिप भी होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें अलग अलग थेरीज है, स्ट्रक्चरल ट्रेन थ्री है, सोशल ब्रेकडाउन हुआ सोसाइटी में तो कुछ इमरजेंस क्राइसिस हो गया तो भाई आ गया इसमें, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस मॉडल, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मॉडल, ये भी थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चार्ल्स टिली वगैरह ये सब यहाँ पे आएंगे कि कैसे ग्रीवेंसेस आर कॉन्स्टेंट मूवमेंट्स हैपन ओनली व्हेन देयर आर रिसोर्सेज का जो भी मतलब कुछ ग्रीवेंसेस आ गए, ठीक है, कुछ किसी रिसोर्सेज को मांगने के लिए, जैसे हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें ये चाहिए, तो अलग अलग प्रोटेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी कि हमें फील होता है कि हमें डिप्राइव किया जा रहा है, हमारे ऊपर इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, जो पुअर एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो फील कि हमें रिलेटिवली डिप्राइव किया जा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन और कैपेबिलिटी में गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं न्यू सोशल मूवमेंट का जो पूरा सिस्टम क्या है पूरा, ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। तो ओल्ड सोशल मूवमेंट मतलब जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उस टाइम के जो वर्कर्स बुर्जुआजी इस तरीके से देखा जाता था, ये पूरा सिस्टम है। न्यू सोशल मतलब पोस्ट इंडस्ट्रियल है। पहले क्या है कि कोई सिंगल क्लास बेस्ड मूवमेंट्स थी, क्लास लेबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्कर्स को बुर्जुआजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वगैरह। लेकिन यहाँ पे मल्टी क्लास है, मतलब सारे क्लास के लोग इन्वॉल्व होते हैं, मिडिल क्लास हो, स्टूडेंट हो, वुमेन हो। यहाँ पे मटेरियलिस्टिक डिमांड्स के लिए, मतलब वेजेस हो, वर्किंग आवर्स हो, एक्सेट्रा, इसके लिए पावर हो, इसके लिए डिमांड किया। यहाँ पे पोस्ट मतलब आइडेंटिटी, राइट्स, पीस, इसके लिए डिमांड्स होते हैं न्यू सोशल मूवमेंट में। इसका स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड हायरार्किकल था, इसका डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। इसका स्टिक टू कैप्चर और रिफॉर्म, स्टेट पावर को रिफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे बस एटोनॉमी चाहते हैं, सिविल सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो ये ट्रेड यूनियन वगैरह ये सब ओल्ड में आएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, निर्भया प्रोटेस्ट हो, ये सारा यहाँ पे न्यू सोशल मूवमेंट में आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा जरूरी और कुछ है नहीं। ये अलग अलग हिस्ट्री दी हुई है सोशल मूवमेंट्स की इंडिया में। तेबाग मूवमेंट कब हुआ, तेलंगाना मूवमेंट, ये सब थोड़ा बहुत देख लेना। नक्सलवादी मूवमेंट, पीजन मूवमेंट में देखो तो ट्राइबल मूवमेंट में चिपको, एनवायरमेंटल मूवमेंट में चिपको मूवमेंट 1973 हुआ था, उसके लीडर कौन थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब हुआ है, इसके लीडर कौन थे। देन सेवा, हीला भट्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंटी करप्शन मूवमेंट, एलजीबीटी राइट्स वगैरह ये सब, ठीक है। यहाँ पे सारे स्कॉलर्स और उनके बुक्स दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। ये बुक अच्छा है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया, घनश्याम शाह का। गेलोम वेट, रीइन्वेंटिंग रिवोल्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक इट्स डन। इसके बाद पीवाईक्यूज मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। ये पीवाईक्यू का बुकलेट मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, 2021 से लेकर 2025 तक का। ये सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं। सो इट्स डन, आई थिंक 1 आवर में सारा लगभग इंपॉर्टेंट जो था हमने सारा रिवाइज कर लिया है। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करो। अगर बीइंग पॉलिटिकल सर्च करोगे तो आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। बीइंग पॉलिटिकल अगर सर्च करोगे तो, एंड प्लीज़ जिनको भी पॉसिबल है प्लीज़ कंट्रीब्यूट, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गूगल पे, फ़ोनपे पे आप इस नंबर 9970406849 पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हम ये पेड भी चला सकते हैं, लेकिन हमें ये करना नहीं है, ठीक है। सो जिनके पास भी कैपेबिलिटी है थोड़ा बहुत वो पे कर सकते हो, तो एज़ पर योर विश, ठीक है। प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है आप लोग, अपने बाकी फ्रेंड्स के पास भी पहुंचा दो। थैंक यू ऑल द बेस्ट। ये हमारा लास्ट लेक्चर था क्रैश कोर्स का, सिलेबस लगभग कवर हो गया।